नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष YouTube पर एक मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में कुछ समीक्षा पेश कर रहा हूँ और इसमें बीमा कंपनी किस तरीके से क्लेम सेटल कर रही थी, अप्रूव्ड सर्वेयर साहब किस तरीके से अपना रोल निभा रहे थे और क्या गलत हो रहा था। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो ये सब अभी मुझको 22 तारीख को, यही 22 जनवरी 2024 को मुझे एक ईमेल आई जो राजस्थान से थी और जो अपने मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम, जो कि उनकी मेल से पता चल रहा था कि टोटल लॉस क्लेम है, तो उस विषय में वो मुझसे कुछ जानकारी लेना चाह रहे थे। मैंने अपनी उनको डिटेल्स मेल पर साझा की, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फ़ोन नंबर। उसके बाद मेरी उनसे बातचीत हुई। तो ये राजस्थान जयपुर के रहने वाले साहब थे। इनके पास एक होंडा सिटी 2015 मॉडल कार थी जो गुजरात नंबर थी। इनके फादर गुजरात में गवर्नमेंट, भारत सरकार के अंतर्गत महकमे में काम करते हैं और इसलिए इनके पास, चूँकि ये गुजरात रहते हैं इनके फादर, तो उनके नाम से इनके पास एक होंडा सिटी 2015 डीजल गाड़ी है। ये गाड़ी का 20/12/2023 को एक एक्सीडेंट हुआ। इनके दोस्त गाड़ी चला रहे थे और गाय अचानक से सामने आ जाने से गाड़ी खेत में चली गई और पलट गई और उसमें गाड़ी को काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद ये गाड़ी को होंडा डीलर वर्कशॉप पे ले गए। गाड़ी की IDV 4,92,000 लगभग थी और जो वर्कशॉप ने, होंडा वर्कशॉप ने जो गाड़ी रिपेयर का खर्च दिया, वो गाड़ी की जो IDV है इससे भी कहीं ज़्यादा था। बीमा कंपनी निजी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी। उन्होंने साहब, चूँकि गाड़ी की IDV 4,92,000 है, उससे ज़्यादा का रिपेयर एस्टीमेट था, यानी कि 50,000 से ज़्यादा रिपेयर एस्टीमेट के लिए एक अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है। तो बीमा कंपनी ने एक अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट किया था। उसके बाद गाड़ी साहब ये खड़ी रही और इनको 16 जनवरी 2024 को, जो इस क्लेम केस में अप्रूव्ड सर्वेयर थे, उनका फ़ोन आया और ईमेल भी आई। तो वो साहब ने बताया कि तुम्हारी गाड़ी टोटल लॉस है, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, और इसका बायर ढूंढ रहे हैं। और उन्होंने मेल पे इनको और फ़ोन पे भी बताया, फॉर्म 28, 29, 30 इनको मेल पर भेजा और भी डॉक्यूमेंट्स भेजे और कहा कि ये पेपर आप पूरे करो और ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटल होगा। इनसे साहब एक दोनों ओरिजिनल चाबी मांगी गई थी, ओरिजिनल RC मांगी गई थी। 100 रुपये पे एक इन्होंने एक लैंग्वेज वर्ड में डॉक्यूमेंट दिया था कि इसको एफिडेविट के रूप में, कंसेंट के रूप में बना के देना है, और एक 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट सेल व्हीकल सेल के विषय में बनाना है। फॉर्म 28, 29, 3 के 3 सेट सिग्नेचर कर देने हैं। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ देने हैं और गेट पास, शायद गाड़ी कब एंट्री हुई, तो ये सब इन्होंने उनसे मांगे थे। तो सब वो जो इन्होंने जो कंसेंट फॉर्म दिया था उसमें इंश्योर्ड की तरफ से वो बना कर देना था 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर, और उसमें लिखा था कि मैं ये गाड़ी को कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस ऑब्लिक कैश लॉस बेसिस पे सेटलमेंट इतने रुपए में चाहता हूँ। मैं साल्वेज को रिटेन ऑब्लिक या एक साल्वेज बायर को दूंगा और ये सारे ट्रांजैक्शन की जिम्मेदारी मेरी होगी, और उस पर इनके सिग्नेचर करके ये मांग रहे थे। और इन्होंने साहब वो उन सर्वेयर साहब को दे भी दिए थे। तो ये मैंने इनसे पूछा, साहब
आप क्या करते हैं? तो इन्होंने मुझको बताया ये ठीक ठाक इनकी क्वालिफ़िकेशन थी। मैंने कहा साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं और आप ब्लैंक उसमें जिसमें ना क्लेम अमाउंट पता है ना मोड ऑफ सेटलमेंट ठीक से पता है और आपने सिग्नेचर करके दे दिया, तो ये तो सही तरीका नहीं है। तो उन्होंने कहा साहब मेरा पहली बार ऐसा वास्ता पड़ रहा है, तो इसलिए मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, मुझे लगा ऐसा ही होता होगा तो इसलिए ऐसा दिया। तो ये इस तरीके का जवाब हमारे देश में बहुत मिलता है। लेकिन अगर हमने पढ़ाई की है तो हमें जानना चाहिए हम किसी को कंसेंट दे रहे हैं और हमें बीमा, और इस केस में मैंने पूछा आपको कोई बीमा कंपनी ने ऑफ़र दिया? बोले नहीं। मैंने कहा आपको ना तो बीमा कंपनी ने ऑफ़र दिया ना आपको अमाउंट पता और आप ये ब्लैंक ही साइन करके दे रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिर और मैंने कहा ये सेल रिसिप्ट और ये एक इलीगल तरीका है। अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट या इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग या IRDAI का जो इस विषय में मोटर बॉडी इंश्योरेंस क्लेम जो टोटल लॉस हैं उसके संदर्भ में जो सर्कुलर है उस नज़रिए से देखते हो तो ये एक गलत और इलीगल तरीका है और इसमें सारी जिम्मेदारी आपकी रखी हुई है। और वैसे भी ना भी रखी हुई हो तो जो गाड़ी मालिक है अगर गलत तरीके से क्लेम मतलब गलत तरीके से गाड़ी को बेचता है तो उसकी जिम्मेदारी या उसमें कोई कल के दिन लीगल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उसकी जिम्मेदारी तो जो रजिस्टर्ड ओनर है उसी की होगी। तो इस तरीके से ये सर्वेयर साहब यहाँ क्लेम सेटलमेंट करने के लिए इनसे ये पेपर मांग रहे थे। वैसे एक अप्रूव्ड सर्वेयर का इस तरीके से ये पेपर मांगना फॉर्म 29, 28, 29, 30 दोनों चाबी, ओरिजिनल RC, 3 पासपोर्ट फ़ोटो और इस तरीके कंसेंट और ये एफिडेविट के रूप में मांगना ये गलत था। अप्रूव्ड सर्वेयर क्लेम सेटलमेंट का डिसीजन नहीं ले सकता। अप्रूव्ड सर्वेयर पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लॉस असेसमेंट करता है और उसके लिए रिकमेंडेशन करता है, क्लेम एडमिसिबिलिटी पर रिकमेंडेशन करता है, तो मोड ऑफ सेटलमेंट के लिए रिकमेंडेशन कर सकते हैं। लेकिन क्लेम सेटलमेंट का डिसीजन बीमा कंपनी का होता है। लेकिन यहाँ बीमा कंपनी ने तो कोई ऑफ़र दिया ही नहीं था और यहाँ ये सर्वेयर साहब ने मेल पर इनको और फ़ोन पर ऑफ़र दिया था जो एक गलत तरीका था। अब ये जो गाड़ी है ये नॉर्मल पॉलिसी थी और इस गाड़ी का जो खर्च है वो इस जो एस्टीमेट दिया था वो 5 लाख से भी ज़्यादा का था। तो वैसे जो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम होता है वो वह क्लेम होता है जिसमें रिपेयर कॉस्ट 75% ऑफ IDV से ज़्यादा हो। यहाँ पर भी जैसे ये गाड़ी नॉर्मल पॉलिसी है तो बहुत सारे लोग लाइबिलिटी को जो बीमा कंपनी की पार्शियल लॉस बेसिस मानकर गणना करने पर जो लाइबिलिटी आती है उसको 75% ऑफ IDV से ज़्यादा होने पे कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस मानते हैं। लेकिन अगर हम जनरल रेगुलेशन 8 को पढ़ते हैं या पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में हम कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ वाहन की रिपेयर कॉस्ट लिखा हुआ है कि वाहन की रिपेयर कॉस्ट 75% ऑफ IDV से ज़्यादा होगी तो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस होगा। तो लेकिन ये मानने वाले बहुत कम लोग हैं, मोस्टली लोग लाइबिलिटी को ही मानते हैं, लेकिन मैं रिपेयर कॉस्ट को मानता हूँ और लिखा भी वाहन की रिपेयर कॉस्ट है, लाइबिलिटी के लिए नहीं लिखा हुआ अगर हम उसको ध्यान से और निष्पक्षता के साथ पढ़ें तो। खैर अभी हमारा ये विषय नहीं है, हमारा विषय ये क्लेम का कुछ और है। यहाँ जो 75% ऑफ IDV से ज़्यादा ही रिपेयर खर्च था और शायद लाइबिलिटी भी ज़्यादा ही 75% ऑफ पार्शियल लॉस मानकर गणना करने पर 75% ऑफ IDV से ज़्यादा ही थी। तो इसके बाद साहब इनको सही नियमों की जानकारी दी गई। तो ये चूँकि इनके फादर गवर्नमेंट जॉब में है, ये भी गलत तरीके से
क्लेम को सेटल नहीं करना चाहते थे और इस तरीके से गाड़ी को नहीं देना चाहते थे। लेकिन इनके मन में थोड़ा डर भी था कि अगर बीमा कंपनी को शिकायत करेंगे तो कहीं बीमा कंपनी नाराज़ ना हो जाए, सर्वेयर साहब कहीं नाराज़ ना हो जाएं। तो मैंने इनसे कहा साहब अगर आप मुझसे सलाह ले रहे हो और अगर मन में डर है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप जैसा वो कह रहे हैं वैसा कीजिए। लेकिन यदि आप सही के लिए बात करना चाहते हैं, और सही बात करने में डर कैसा, जब कुछ गलत है नहीं, कोई किसी से आप भीख नहीं मांग रहे हैं, आपका ये आपने बीमा प्रीमियम दिया है, आप इंश्योरेंस एक्सीडेंट हुआ इंश्योरेंस क्लेम मांग रहे हैं, ये आपका एक अधिकार है, तो इसमें कुछ भी, इसमें डरना किस बात का। खैर इसके बाद इन्होंने कंप्लेन की, नियमों के अनुसार बीमा कंपनी, सर्वेयर और IRDA ऑफिशियल्स को शिकायत की कि साहब मैं ये तरीका तो गलत है नियम अनुसार, और RC कैंसिलेशन के साथ ये जो है टोटल लॉस क्लेम सेटल होना चाहिए। उसके बाद साहब ये इनकी शिकायत गई। उसके बाद बीमा कंपनी ने कहा ठीक है साहब हम जवाब देते हैं, देखते हैं। उसके बाद साहब नेक्स्ट डे सर्वेयर साहब का इनको फ़ोन आया, उन्होंने कहा साहब आपकी गाड़ी टोटल लॉस नहीं है, आपकी गाड़ी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है, और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस में इसी तरीके से सेटल होता है, वो टोटल लॉस का आप कह रहे हैं। तो चूँकि ये तो ज़्यादा जानते नहीं थे, इन्हें लगा शायद कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस कोई अलग चीज़ है। इनकी फिर मेरे से बात हुई तो मैंने इन्हें बताया साहब कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस और टोटल लॉस तो एक ही चीज़ है। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस एक टोटल लॉस के लिए क्वालिफिकेशन है। एक्चुअल टोटल लॉस होता है जैसे गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी पानी में बह गई, मिली ही नहीं, या गाड़ी जल के बिल्कुल राख हो गई, उसमें रिपेयर के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो वो है एक्चुअल टोटल लॉस। और अगर गाड़ी रिपेयर तो हो सकती है लेकिन रिपेयर करने का खर्च उसके 75% ऑफ IDV से ज़्यादा है, तो वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है, यानी उसे टोटल लॉस बेसिस की तरह सेटल किया जाएगा। तो सब ये जो है इनको थोड़ा इस विषय में जब बताया तो इनको थोड़ी जानकारी मिली। तो मैंने इनको बताया साहब ये जो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस टर्म है ये जो है फायर मैरीन इंश्योरेंस या फायर इंश्योरेंस में इस्तेमाल होती है। एक मैरीन इंश्योरेंस एक्ट है 1961 और उसका 1963 मैरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 है, और उसमें एक 56 क्लॉज है, उसमें ये पार्शियल लॉस और टोटल लॉस को डिफाइन किया हुआ है, वहीं से ये टर्म आई है। वहाँ पे लिखा है ए लॉस में बी आइदर टोटल और पार्शियल, एनी लॉस अदर देन ए टोटल लॉस इज हियर आफ्टर डिफाइंड इज ए पार्शियल लॉस। इसका सेकंड पार्ट है ए टोटल लॉस में बी आइदर एन एक्चुअल टोटल लॉस और ए कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, यानी एक टोटल लॉस एक्चुअल टोटल लॉस भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस भी टोटल लॉस ही होगा। तो ये वहाँ से टर्म है, तो ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस कोई अलग टर्म नहीं है, ये भी एक टोटल लॉस ही की टर्म है। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के लिए क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर 75% से ज़्यादा जो उसकी IDV के 75% से ज़्यादा खर्च हो रहा है तो वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है और उसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करना है। तो यहाँ जो ये इनकी जो भी सर्वेयर साहब थे, तो वो ये वैसे बहुत सी बीमा कंपनी और बहुत सारे जनरल इंश्योरेंस मोटर इंश्योरेंस क्लेम से जुड़े हुए लोग इस तरीके की व्याख्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस एक अलग टर्म है और टोटल लॉस एक अलग टर्म है, और दोनों को अलग अलग तरीके से सेटल किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। CTLO या TLO दोनों को सेटल करने का तरीका एक ही है। IRDA ने 2019 में एक सर्कुलर भी इशू किया है कि टोटल लॉस व्हीकल को सेटलमेंट करने में मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम के अंतर्गत जो टोटल लॉस क्लेम है उनको सेटल करने में RC कैंसिलेशन करने की एडवाइस दी है, सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए है वो। तो उस सर्कुलर से बचने के लिए ये कहेंगे साहब ये टोटल लॉस के लिए है, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के लिए नहीं है, जबकि
सच्चाई ये है कि कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस एक ही तरीके से सेटल किया जाता है। अगर हम पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ें या जनरल रेगुलेशन 8 में पढ़ें या पॉलिसी कंडीशन प्राइवेट कार अगर पैकेज पॉलिसी है उसकी कंडीशन 3 में पढ़ें, तो जो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस सेटलमेंट करने के लिए रैक वैल्यू जो है उसको एडजस्ट करते हुए पेमेंट लाइबिलिटी निर्धारित करने के लिए लिखा हुआ है। तो जो रैक वैल्यू शब्द है, रैक को अगर हम इंग्लिश डिक्शनरी में देखेंगे तो रैक का मतलब रैक ऑब्लिक या रैक है, इसका मतलब होता है मलबा। यानी कि अगर हम मोटर गाड़ी के संबंध में रैक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो गाड़ी का मलबा, तो गाड़ी का मलबे के रूप में बेचना या गाड़ी को फॉर्म 2829(3) पे सिग्नेचर के साथ बेचना, दोनों में फ़र्क है। मलबा बेचना और गाड़ी बेचना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ बीमा कंपनी इस्तेमाल करती है शब्द साल्वेज बेचना, है ना, और जबकि बेच रही होती है गाड़ी फॉर्म 2829(3) पे सिग्नेचर करके। तो ये एक बहुत ही गलत तरीका है। यहाँ बीमा कंपनी बड़ी धूर्तता से और अक्सर इस काम में कुछ कभी कभी जो है अप्रूव्ड सर्वेयर भी अपनी भूमिका रख रहे होते हैं। तो एक बीमा कंपनी की प्रोवाइडेड भाषा में इंश्योर्ड से एफिडेविट लेते हैं, सेल रिसिप्ट लेते हैं और उसमें सारी जिम्मेदारी इंश्योर्ड पे डाल देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हो रहा था। तो हमें ये जो सेक्शन 56 है मैरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 का, तो हम इसे पढ़ सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, पार्शियल लॉस और टोटल लॉस जो टर्म है उनके बारे में हम जान सकते हैं, जिसमें अक्सर इसी मैरीन इंश्योरेंस एक्ट में एक क्लॉज 57 है, उसमें एक्चुअल टोटल लॉस की भी डेफिनेशन दी हुई है। तो साहब इसके बाद फिर बीमा कंपनी को शिकायत की गई। पहली शिकायत 22 जनवरी 2024 को की गई थी। उसके बाद 23 में भी एक शिकायत की गई और 24 यानी कि आज बीमा कंपनी की मेल आ गई है कि वो जब आरसी कैंसिलेशन के साथ इस क्लेम को सेटल करने के लिए तैयार हैं। जैसी जो भी उसमें बीमा कंपनी ने अपने एक ऑफिशियल का नंबर दिया कि आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसी ये सारी खाना पूर्ति पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद बीमा कंपनी आरसी कैंसिलेशन के साथ क्लेम सेटल करेगी। तो ये 22, 23, 24 ये 2 दिन में ही ये निजी क्षेत्र की एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी। इसमें सही तरीके से सही नियमों के साथ शिकायत की गई। शायद शिकायत 2 या 3 ही मेल होंगी और बहुत जल्दी बीमा कंपनी सही डायरेक्शन में आ गई और उसने सही डायरेक्शन में आरसी कैंसिलेशन के साथ ये क्लेम सेटलमेंट करने के लिए बताया। तो ये बहुत अच्छा निर्णय था और तो यहाँ ये साझा करने से मेरा अभिप्राय ये है कि हमें सही दिशा में चलना चाहिए। कई बार बहुत से लोग सोचते हैं कि हमको तो आईडीवी वैल्यू मिल रही है तो इससे गलत क्या है, लेकिन हमने सही दिशा में चल के अपने पैसे लेने चाहिए। अगर हम सही दिशा में भी चलेंगे तो भी हमें आईडीवी के अकॉर्डिंग ही पैसे मिलेंगे और गलत की दिशा में बढ़ना ही क्यों। अगर हम गलत दिशा में बढ़ते कल के दिन वो गाड़ी मिसयूज हो जाती है, चोरी की गाड़ी में इस्तेमाल हो जाती है और उससे कोई क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी गाड़ी मालिक की ही होगी। और एक चीज़ और भी है कि ये जो अगर इस गाड़ी को जैसे इस क्लेम में था ये बेचा जा रहा था एक कबाड़ी को, तो वो इसको जैसे भी उल्टा सीधा या किसी भी तरीके से ठीक करता और उसके बाद जब ठीक हो जाता है इन इंश्योर्ड से तो ब्लैंक 2829(30) पे साइन कराता और फिर एक जो भावी ग्राहक है उसको ये ऑनलाइन साइट्स होती हैं या किसी तरीके से ये उसका ऐड देता, इस गाड़ी को बेचता। लेकिन जिस आदमी को ये गाड़ी बेची जाती उसे नहीं बताया जाता कि ये पहले टोटल लॉस बेसिस पे भी सेटल हो चुकी है। तो जो एक आदमी जो भावी ग्राहक है जो इस गाड़ी को बड़ी उम्मीद से बड़ी अपने कीमती धन से इसको ख़रीदता तो उसके साथ तो चीटिंग होती और उस चीटिंग में कौन इन्वॉल्व होते? इंश्योर्ड। चूँकि आपने 2829(3) साइन आपने किया है। बीमा कंपनी ने तो कहीं सच पूछिए तो बीमा कंपनी कहीं नहीं लिख के देती कि आप इस तरीके से ऐसे
इसको बेचिए। वो तो साल्वेज इस्तेमाल शब्द करती है, वो ये नहीं कहती कि हम गाड़ी बेचकर गाड़ी की आरसी ट्रांसफ़र करके इसको ऐसे ऐसे टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटल कर रहे हैं। वो साल्वेज बेचकर उसकी भी जिम्मेदारी इंश्योर्ड पे डालकर तब क्लेम सेटल करती है, और साथ में आरसी इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिलेशन के लिए लिखती है, लेकिन आरसी कैंसिलेशन के लिए नहीं लिखती है। तो अगर कभी आपका या आपके मिलने वाले का इस किस्म के केस से सामना हो तो आप सही तरीके से अपनी शिकायत को रखिए और सही तरीके से क्लेम सेटल कीजिए। अगर टोटल लॉस, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट है तो आरसी कैंसिलेशन के साथ जाइए। और इसके लिए मैं कुछ नियम आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे साझा कर दूँगा। और अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अब इसको विराम देते हैं। नमस्कार।